हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम चैप्टर 3A कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम डिमांड एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने सीखा अबाउट डिमांड का शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ा एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ा, मार्केट डिमांड कर्व पढ़ा, राइट। आज हम चलते हैं ऑन टाइप्स ऑफ डिमांड्स। तो आज का एजेंडा है कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स या नथिंग बट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये दो चीजें आज हमें कवर करनी है, राइट। तो शुरुआत करते हैं विद टाइप्स ऑफ डिमांड। तो जो पहला टाइप का डिमांड है दैट इज डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो आई नीड कपड़े, तो कपड़े इज अ डायरेक्ट डिमांड, यस और नो। या मुझे मोबाइल चाहिए, so I am demanding what? A consumer is demanding a mobile, so mobile handset has a direct demand. या मुझे रहने के लिए घर चाहिए तो मैं फ्लैट खरीद रहा हूँ तो दैट फ्लैट हैज अ डायरेक्ट डिमांड। सो ये सारे डायरेक्ट डिमांड है। इसका उल्टा इज ऑपोजिट इज डिराइव्ड डिमांड। मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए, कपड़े हैज अ डायरेक्ट डिमांड, बट कपड़ों को डिमांड है, इसलिए जो कपड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो क्या करेंगे, कॉटन खरीदेंगे। तो कॉटन को भी डिमांड है, कपड़े को डिमांड है, इसलिए कॉटन को डिमांड है। कपड़ा हैज अ डायरेक्ट डिमांड बट कॉटन हैज इनडायरेक्ट और अ डिराइव्ड डिमांड। कपड़े को डिमांड है इसलिए कॉटन को डिमांड है, तो वो हमारा सेकंड टाइप का डिमांड है, दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड। तो इन डिमांड को डिटेल में पढ़ते। तो क्या कह रहे हैं डायरेक्ट डिमांड को? इट इज अ डिमांड by the consumer for goods which satisfy their want directly. They serve direct consumption need of the consumer. Thus, it is demand for consumer goods. For example, demand for clothes, sugars, wheat, टीवी, हैंडसेट्स, मोबाइल हैंडसेट, ये सारे मुझे डायरेक्टली चाहिए। कंज्यूमर इज डिमांडिंग देम, सो दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड। आपको भूख लगी है तो आपको क्या चाहिए, आपको खाना चाहिए, यस और नो। तो घर में जो खाना है दैट इज डायरेक्ट डिमांड। तो उस खाने को बनाने के लिए यू विल बाय एंड गो एंड बाय ग्रॉसरी, यस और नो। तो ग्रॉसरी हैज़ अ डायरेक्ट डिमांड क्योंकि वो खाना बनाने के काम में आएगा। ग्रॉसरी को डिमांड है इसलिए क्या करेगा, जो उसे प्रोड्यूस करने वाला है फार्मर, वो गेहूँ उगाएगा। तो गेहूँ उगाने के लिए व्हाट ही नीड्स लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। सो देयर इज अ डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लैंड, बट एग्रीकल्चर, मुझे एग्रीकल्चर लैंड नहीं चाहिए, मुझे फूड ग्रेन चाहिए, दैट इज माई डायरेक्ट डिमांड। बट फूड ग्रेन को डिमांड है इसलिए जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर लैंड खरीदेगा, तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए देयर इज अ डिराइव्ड डिमांड, यस और नो। तो उनको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर वो लेबर को डिमांड करेगा, उसे सिंचन पानी सप्लाई करने के लिए उसे पंप सेट चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो ये सारे हो गए डिराइव्ड डिमांड, राइट। तो उसी पर आते हैं डिराइव्ड डिमांड पर या इनडायरेक्ट डिमांड पर। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज अ डिराइव्ड डिमांड. It refers to the demand for goods which are needed for further production. It is a demand for producers' goods. Hence, all factor of production like indirect or derived demand. For example, demand for workers in a sugar factory is derived or indirect demand. मुझे शुगर चाहिए, मुझे चाय में शक्कर चाहिए, तो आई एम डिमांडिंग शुगर, इज अ डायरेक्ट डिमांड। बट शुगर केन वाले या शुगर केन फैक्ट्रीज या शुगर फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स है, शुगर को डिमांड है इसलिए देयर इज अ शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्रीज में देयर इज अ डिमांड फॉर शुगर केन और लेबर, तो वो बन गया डिराइव्ड डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर में फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर इज डायरेक्ट डिमांड। आई विल गो एंड बाय अ फर्नीचर, मैं सोफा सेट लेके आऊंगा, राइट। बट सोफा सेट बनाने के लिए देयर हैज टू बी वुड, तो वुड को जो डिमांड आएगा दैट इज बिकॉज देयर इज अ डिमांड फॉर फर्नीचर। फर्नीचर को डिमांड है इसलिए लकड़ी को डिमांड है, तो जो वुड का डिमांड है दैट इज डिराइव्ड डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड, राइट। चलते हैं तीसरा टाइप ऑफ डिमांड जो है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड का मतलब क्या? लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने कार खरीदी, अब कार मैंने खरीद ली, अब मुझे अगर उसको रास्ते पे चलाना है तो मुझे कार में पेट्रोल डालना पड़ेगा। सो व्हेन देयर इज अ डिमांड फॉर कार, ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ डिमांड फॉर पेट्रोल और डीजल। अगर आप बाइक खरीदोगे तो बाइक चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, सो बाइक के साथ साथ देयर विल बी ऑटोमेटिकली जॉइंट डिमांड ऑफ पेट्रोल, यस और नो। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? सो जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कि एक के साथ दूसरा कंपल्सरी आएगा। या अगर आप इंक पेन खरीदोगे तो पेन तो खरीद लिया लेकिन उसमें इंक डालना पड़ेगा, तो इंक, पेन एंड इंक हैज अ जॉइंट डिमांड और दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ वो आएगा, पैसे देके आएगा, फ्री नहीं आएगा। तो क्या कह रहे हैं? व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सैटिस्फाई सिंगल वांट, इट इज नोन एज अ जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फॉर एग्जांपल, कार एंड फ्यूल, राइट। या आपको चाय पीना है तो चाय पीना है तो चाय की डिमांड है, आपको सेटिस्फाई करना है आप। बट चाय बनाने के लिए आपको शक्कर चाहिए, आपको दूध चाहिए, यस और नो, आपको पानी चाहिए एंड चाय पत्ती चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये चारों को आप जॉइंटली डिमांड कर रहे हो, तो जॉइंट डिमांड है या दे आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, यस और नो। गेटिंग इट? सो जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। चलते हैं चौथा डिमांड, दैट इज कंपोजिट डिमांड। सो व्हाट इज कंपोजिट डिमांड? पहले पढ़ते हैं। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूज
is known as composite demand. For example, electricity is demanded for several uses such as for lighting, for running the fans, for running the washing machine, or to run a TV, or to charge the mobile phone. Yes or no? So composite demand means I am demanding a one single commodity, but वो commodity को demand करके मैं अपने अलग अलग wants को एक साथ satisfy कर रहा हूँ. Yes or no? तो मेरा लाइट भी चलेगा उसके ऊपर, मेरा मोबाइल भी चार्ज होगा उसके ऊपर, मेरा टीवी भी चलेगा उसके ऊपर. तो आई एम डिमांडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट एक इलेक्ट्रिसिटी मेरे अलग अलग डिमांड एट सेम टाइम पर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. तो उसे कहा जाएगा कंपोजिट डिमांड. राइट, चलते हैं अगला टाइप ऑफ डिमांड, दैट इज कंपिटिटिव डिमांड. राइट, कंपिटिटिव डिमांड इज अ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सुटेबल फॉर ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी, शुगर और जैगरी. नाउ कंपिटिटिव डिमांड मीन्स व्हाट, कि एक का असर दूसरे पे पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने कल भी आपको डिमांड जब समझाया था तो मैंने कहा था कि देयर आर कंपिटिटिव गुड्स इन द मार्केट अवेलेबल. अगर चाय पत्ती की कीमत बढ़ रही है तो लोग बोलेंगे यार ये महंगा हो रहा है, लेट्स बाय कॉफी. यस और नो? सो इट इज व्हाट, इट इज कंपिटिटिव डिमांड. ये महंगा हो रहा है तो आई विल स्विच टू अनदर. सो देयर इज अ कंपिटिटिव. अगर आप एज अ मेहमान किसी के घर पे जाओगे, वो क्या पूछेंगे आपको, चाय लोगे या कॉफी लोगे? सो चाय या कॉफी, वो आप बोलोगे नहीं दोनों थोड़ा थोड़ा दे दो. नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कि चाय आधा कप दे दो, कॉफी आधा कप दे दो. देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, चाय या कॉफी. राइट, अब होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे तो वेटर आपको खाना खाने के बाद पूछेगा चाय लो कॉफी लो, यस और नो? या दोनों, एक बोलेगा चाय चाहिए, एक बोलेगा कॉफी चाहिए. एक पर्सन दोनों आधा आधा नहीं पिएगा. यस और नो? अगर हो गया ऐसे तो मुझे नहीं पता. जनरली आपको अभी चाय पीना है तो आपको सामने वाला चाय या फिर कॉफ़ी ऑफर करेगा. या अगर आप घर पर चाय बना रहे हो तो आप उसमें आइदर चीनी मिलाओगे, दैट इज शुगर मिलाओगे, या फिर जैगरी यानी कि गुड़ मिलाओगे. दोनों नहीं मिलाओगे. सो देयर इज व्हाट, देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू कमोडिटीज, इसलिए इसको कहते हैं कंपिटिटिव डिमांड. इज इट क्लियर? ये क्लियर है. तो कितने टाइप्स के डिमांड्स है? सो देयर आर बेसिक 5 टाइप्स ऑफ डिमांड्स. डायरेक्ट डिमांड, मुझे कपड़े चाहिए पहनने के लिए, क्लोथ्स हैज अ डायरेक्ट डिमांड. यस और नो? बट क्लोथ बनाने के लिए क्या चाहिए, क्लोथ इंडस्ट्री क्या मांगेगी, कॉटन मांगेगी, तो कॉटन हैज अ डिराइव्ड डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड. यस और नो? तो ये बेसिक पहले 2 टाइप की डिमांड है. तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड, एक के साथ दूसरा आप डिमांड करोगे. कार खरीदोगे तो कार के साथ पेट्रोल डिमांड करोगे. यस और नो? बाइक खरीदोगे तो बाइक के साथ पेट्रोल डिमांड करोगे. यस और नो? इंक पेन खरीदोगे तो उसके साथ इंक डिमांड करोगे, तो जॉइंट डिमांड. या मैंने कहा घर पर आपको चाय बनाना है तो आप चाय पत्ती, शुगर, मिल्क तीनों को डिमांड करोगे तो इट इज अ जॉइंट डिमांड. यस और नो? चौथा कंपोजिट डिमांड. कंपोजिट डिमांड मींस व्हाट, आई एम डिमांडिंग वन कमोडिटी, बट वो सिंगल कमोडिटी एट अ टाइम मेरे अलग अलग वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट इज कंपोजिट डिमांड. तो उसका बेस्ट एग्जांपल इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी हैज अ कंपोजिट डिमांड. राइट, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट आप आपके हाथ में लगाओगे क्या? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आप आपके अंदर नहीं खींचते हो. इलेक्ट्रिसिटी आप कनेक्शन लोगे एंड उसे अलग अलग गैजेट्स को, यानी कि ट्यूबलाइट को, फैन को, एसी को, टीवी को, कंप्यूटर को, मोबाइल को कनेक्ट करोगे. सो वी आर डिमांडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट उस पर हम अलग अलग चीज़ें चला रहे हैं. सो इट इज कंपोजिट डिमांड. एंड लास्ट वॉज कंपिटिटिव डिमांड, कि देयर आर 2 प्रोडक्ट्स इन अ मार्केट, दे आर कंपिटिटिंग विथ ईच अदर. दैट इज कंपिटिटिव डिमांड. चाय या कॉफी इज अ कंपिटिटिव डिमांड. राइट, शुगर या जैगरी इज अ कंपिटिटिव डिमांड. राइट, सो दिस वेर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड. राइट, तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड. अब हम आते हैं ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. तो एक एक करके उन्हें पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इज नथिंग बट व्हाट आर द फैक्टर्स जो डिमांड पर असर डालेंगे. इज इट क्लियर? या द स्टडी ऑफ रीजंस व्हिच विल अफेक्ट द डिमांड. किस किस वजह से डिमांड फ्लक्चुएट हो सकता है या कौन सी चीज़ें डिमांड पर असर डालेगी. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. तो जो पहला फैक्टर है हमेशा प्राइमरी फैक्टर इज प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट या प्राइस. तो वो क्या कह रहे हैं, प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट. कंज्यूमर्स prefer to purchase a product in large quantity when the price of a product is less, and they purchase a product in a small quantities when the price of product is high. तो प्राइस हमेशा डिमांड पर सबसे ज़्यादा असर करेगा. आप बाजार में जा रहे हो, आपको आम खरीदने हैं, मैंगो सीजन है, तो आप मैंगो का इनिशियल सीजन होगा तो मैंगो 500 रुपये डजन है, तो आप बोलोगे 1 डजन दो भाई. राइट, तो यू आर बाइंग लेस एट अ हायर प्राइस. बट अब एक आध महीने बाद और गए, उन्होंने बोला 200 रुपये डजन, आप बोलोगे 3 डजन दे दो. यस और नो? सो यू विल बाय लार्ज क्वांटिटी व्हेन द प्राइसेस आर लो एंड यू विल बाय लेस क्वांटिटी व्हेन द प्राइसेस आर हाई. तो प्राइस इज द सबसे प्राइमरी फैक्टर जो डिमांड पर असर डालेगा. ये हमने डिमांड शेड्यूल में भी देखा कि जैसे प्राइसेस बढ़ते गया डिमांड कम होते गया, या प्राइसेस कम होते गया डिमांड बढ़ते गया. यस और नो? या प्राइजेस बढ़ते गए एंड डिमांड कम होते गया. सो प्राइजेस इज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर जो क्या करेगा, डिमांड पर असर डालेगा. राइट, तो पहला फैक्टर इज प्राइस. दूसरे फैक्टर पे चलते हैं. दूसरा फैक्टर इज इनकम. नाउ इनकम मीन्स व्हाट, अगेन प्राइस तो ठीक है
अगेन इनकम, अगर मेरा इनकम इंक्रीज होगा तो व्हाट आई डू, आई बाय मोर। अगर प्राइसेस कांस्टेंट है एंड माय इनकम इज इंक्रीजिंग, अगर सिर्फ मान लो पिछले साल 500 रुपया डजन आम था, पिछले साल में 10,000 रुपया कमा रहा था, अब इस साल मेरी सैलरी 50% से बढ़ के 15,000 होगी। तो पिछले साल जब 500 रुपये रेट था तो मैंने बोला था भाई 1 डजन है, मेरा बजट उतना ही है। इस साल जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो मैं उसको बोलूंगा 2 डजन दे दो, क्योंकि मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है। प्राइजेस 500 रुपये डजन ही है, बट मैं पिछले साल से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज माई इनकम हैज़ इंक्रीज। या मान लो इनकम मेरा घट रहा है, पिछले साल मैं 10,000 कमा रहा था, इस साल मैं 8,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो इस साल जब मैं मार्केट में जाऊँगा 500 रुपये ही रेट है आम का, मैं बोलूँगा 1 डजन नहीं, आधा डजन करो, राइट। इनकम कम हुआ, असर पड़ा डिमांड पे। तो इनकम हैज ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन डिमांड। तो वही वो कह रहे हैं, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेसिंग पावर विच इन टर्न्स इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। राइज इन इनकम विल लीड टू द राइज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड फॉल इन इनकम विल लीड टू अ फॉल इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा, डिमांड कम होगा, एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर? सो इनकम का डायरेक्टली असर डिमांड पे पड़ेगा। अगर इनकम बढ़ेगा मतलब मेरी बाइंग पावर, परचेसिंग पावर बढ़ गई तो आई डिमांड मोर। इनकम कम हुआ मतलब मेरी बाइंग पावर, परचेसिंग पावर कम हुई तो आई डिमांड लेस, राइट। तो ये जो सेकंड फैक्टर है जो डिमांड पर असर डालेगा, दैट इज इनकम। तीसरा फैक्टर, प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब लाइक चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, या कॉफी का सब्स्टिट्यूट चाय है, या उनका दोनों का सब्स्टिट्यूट कोल्ड ड्रिंक है, राइट, यस और नो। तो प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिसाइड करेगा, जो लाइक फॉर एग्जांपल टी है, टी के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, टी पाउडर या चाय पत्ती के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, बट कॉफी के प्राइजेस इज कम या कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे, आप बोल रहे कि यार इसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट के प्राइस कम हो रहे हैं, तो मैं चाय के जगह कॉफी पर चलता हूँ, सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो वही वो कह रहे हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन कॉस्टली गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस देन द डिमांड फॉर जैगरी विल इंक्रीजेस। या सिंपल, आप बाजार में चले गए, आपको ऑयल चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, तो देर इज से फॉर एग्जांपल कोकोनट का भी ऑयल है, देर इज ग्राउंडनट का भी ऑयल है, सोयाबीन का भी ऑयल है। ग्राउंडनट ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, तो आप बोलेगा ग्राउंडनट ऑयल तो बहुत महंगा हो रहा है, मैं स्विच करता हूँ, मैं चलता हूँ सोयाबीन ऑयल खरीदता हूँ, ट्राई करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूट, यस और नो, ग्राउंडनट ऑयल का सब्स्टिट्यूट इज सोयाबीन का ऑयल, तो लेट्स चेक, ये सस्ता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यस और नो। ये सब्स्टिट्यूट है, यस और नो, कि ग्राउंडनट ऑयल का सब्स्टिट्यूट इज सोयाबीन ऑयल, तो ग्राउंडनट ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, तो लेट्स स्विच टू सोयाबीन ऑयल। तो इट इज नथिंग बट दे आर कंपीटिंग विच अदर सब्स्टिट्यूट है। मैं दोनों नहीं खरीदूंगा, दोनों मिक्स करके थोड़ी यूज करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्राउंडनट ऑयल की जगह आई एम बाइंग सोयाबीन ऑयल, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग ग्राउंडनट ऑयल विथ सोयाबीन का ऑयल, राइट। तो दिस इज नथिंग बट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ग्राउंडनट ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है, बट जो सोयाबीन ऑयल है उसका प्राइस कम हो रहा है, तो आई विल सब्स्टिट्यूट द ग्राउंडनट ऑयल विथ सोयाबीन ऑयल। तो इसका डिमांड, किसका डिमांड पर असर पड़ेगा, ग्राउंडनट ऑयल की डिमांड पर असर पड़ेगा, यस और नो, राइट। नेक्स्ट, चौथा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल याद रखो, कार एंड पेट्रोल, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कार खरीदा मतलब उसको चलाने तो पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, जॉइंट डिमांड है, यस और नो। तो अगर मान लो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली कार का डिमांड कम होगा। बोले अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, पेट्रोल कार नहीं खरीदनी बाबा, राइट। तो आप क्या करोगे, आप सीएनजी पे चलने वाली या इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली, यस और नो, या गैस पर चलने वाली गाड़ियों का डिमांड करोगे। पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई कार का डिमांड कम हो रहा है, या पेट्रोल कार का डिमांड कम हो रहा है, एंड इलेक्ट्रिक कार का डिमांड बढ़ रहा है। तो वही है प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। Change in the price of one commodity would also affect the demand for another commodity. For example, car and fuel. If prices of fuel rises, the demand for car will fall. Yes or no? तो complementary good के prices की वजह से, पेट्रोल की prices की वजह से कार के डिमांड पर असर पड़ेगा। Is it clear? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करेगा डिमांड पर, दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इफ अ कमोडिटी इज नेसेसिटी एंड इट इज यूज इन इज अनअवॉइडेबल, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम irrespective of the corresponding prices. For example, medicines to control blood pressure. अगर आपके घर में कोई डायबिटिक्स का मरीज है या ब्लड प्रेशर का मरीज है, अगर मेडिसिन की प्राइजेस बढ़ भी रही है तो भी आप उसे बढ़ते हुए प्राइजेस पे सेम क्वांटिटी खरीदोगे एंड कंज्यूम करोगे, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू इट। आप उसे रोक नहीं सकते हो, अरे महंगा हो रहा है, अब मुझे पहले मैं 4 गोलियां खा रहा था अब 2 गोलियां खाऊंगा, नहीं चलेगा। यस और नो, आपको 4 गोलियां खानी मतलब खानी। तो क्या कह रहे हैं, इफ द कमोडिटी इज नेसेसिटी,
नेसेसिटी है, दैट इज माई नेसेसिटी कि मुझे 4 गोलियां दिन की खानी है, पहले 40 की 4 मिल रही है, अब 80 की 4 मिल रही है, खरीदना ही पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इफ इट इज कंपल्शन टू बाय दोज एट द इंक्रीजिंग प्राइस, भी आप उसे बाय करोगे, यस और नो। या कोई डायबिटिक पेशेंट है, ही नीड्स इंसुलिन टू कंट्रोल हिज शुगर लेवल, तो वो इंसुलिन को बढ़े ही उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, भले ही उसे लेना पेनफुल है, इंजेक्शन से लेना पड़ता है तो पेनफुल है, तो भी वो लेंगे, वो कंज्यूम करेंगे। वो बोलेंगे नहीं पेनफुल है मुझे नहीं चाहिए, नहीं, इट इज़ यूजफुल, इट इज़ कंपल्सरी, आपको वो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हो और ज़्यादा बीमार हो सकते हो। तो टू कंट्रोल योर डिसीज, यस और नो, यू नीड टू बाय देम। अगर उसके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं तभी भी आप उतना ही क्वांटिटी उसे खरीदोगे। तो वही कह रहे हैं, इफ अ कमोडिटी is a necessity and its use is unavoidable, आप उसका यूज अवॉइड नहीं कर सकते। मुझे डायबिटिक्स है तो मुझे इंसुलिन खरीदना है एंड उसे आइदर टैबलेट है तो उसे खाना ही है, अगर इंजेक्शन है तो उसे मुझे लेना ही है, इट इज अनअवॉइडेबल। देन इन दैट केस उसके प्राइसेस बढ़ भी रहे तो मैं उतना ही क्वांटिटी डिमांड करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट, सिक्स्थ फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। वेरी सिंपल, लार्ज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज विल बी द डिमांड और ग्रेटर विल बी द डिमांड। पॉपुलेशन साइज छोटा है तो डिमांड विल बी इन लिमिट और इन कंट्रोल, या कम होगा, एज सिंपल एज दैट। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज होगा, बट पॉपुलेशन अगर घट रहा है तो डिमांड भी घटेगा। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एंड स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉलर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, यस और नो। अगर हम कपड़े की बात करें तो इन इंडिया पॉपुलेशन हर साल बढ़ रहा है तो बड़ा ऑब्वियस कपड़े का डिमांड कम होगा या बढ़ेगा, बड़ा ऑब्वियस बढ़ेगा, यस और नो। व्हेन द पॉपुलेशन इज राइजिंग, कपड़े का डिमांड बढ़ेगा, यस और नो। गैजेट्स का डिमांड बढ़ेगा, यस और नो। नए नए लोग मैच्योर होते जाएंगे, जॉब पर लगेंगे, तो जॉब पर लगने के बाद दे नीड न्यू गैजेट्स, न्यू इक्विपमेंट्स, तो ऑटोमेटिकली या गाड़ी चाहिए या फिर उनको फ्लैट चाहिए, तो ऑटोमेटिकली डिमांड विल गो अप। एज द पॉपुलेशन गो अप, डिमांड विल गो अप। बट अगर पॉपुलेशन साइज छोटी है तो डिमांड की साइज भी छोटी रहेगी। तो अगेन डिमांड इज अगेन रिलेटेड टू व्हाट, पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल इंक्रीज द डिमांड, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज expectations about future price. This is one of the factor. Expectation of future price मतलब क्या, कि आज आपको ऐसा लग रहा है कि अरे आने वाले दिनों में जो गोल्ड है उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो what will do, अभी आपको जरूरत नहीं है बट फिर भी आप बोलोगे कि अरे आने वाले दिनों में गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है, अभी जिस प्राइस पे मिल रहा है खरीद लो, राइट। अभी प्राइसेस बढ़ रही है और बढ़ेगी तो अभी खरीद लो, तो विल बाय मोर, यस और नो, विद एक्सपेक्टेशन की प्राइस बढ़ने वाली है। या आपने पहले ये देखा होगा कि पेपर में डिक्लेयर किया जाता था या न्यूज में डिक्लेयर किया जाता था कि कल से या कल रात से या आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की प्राइसेस 2 रुपए से बढ़ेगी, तो 12 बजे के बाद यानी कल से पेट्रोल की प्राइस 2 रुपए बढ़ेगी, तो दैट इज एक्सपेक्टेशन कि कल से प्राइस बढ़ने वाली। तो लोग क्या करते थे, आज ही पेट्रोल पंप पे जाते थे, लाइन पे लगते थे एंड अपनी गाड़ी की टंकी फुल करते थे, क्योंकि कल से प्राइस बढ़ने वाली। तो नॉर्मली अगर वो जाते तो टंकी फुल नहीं करते, 100-200 रुपए का पेट्रोल डालते एंड फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर से नया पेट्रोल डालते, कि प्राइजेस की एक्सपेक्टेशन नहीं, बट यहाँ पर है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, तो आई एम बाय मोर, still the price is high or the same, I'll buy more than usual because I have some expectations of price, right? So ये भी एक फैक्टर है जो डिमांड पर असर करेगा, कि कल 2 रुपए से प्राइस बढ़ेगा तो आज लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना नॉर्मल है उससे ज्यादा खरीद के रखेंगे या स्टॉक करके रखेंगे। या आपको ऐसा लग रहा है कि अरे अभी दिवाली आने वाली है, तेल की प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट, बेसन की प्राइस बढ़ेंगे, शुगर की प्राइस बढ़ेंगे, तो व्हाट विल डू, 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आप स्टॉक करके रखोगे, तो विल बाय मोर देन यूजुअल बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ राइज इन फ्यूचर प्राइस। या आपको लग रहा है कि अरे प्राइस कम होंगे, तो व्हाट विल डू, अभी जितना लग रहा है उतना ही खरीदोगे, थोड़ा सा कम खरीदोगे, एंड जब प्राइसेस कम होंगे तो विल बाय मोर। तो यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, तो आज का कंजम्पशन आप आइदर बढ़ाओगे या फिर कम करोगे। इज इट क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन द फ्यूचर ही विल बाय लेस एट प्रेजेंट, राइट, या एट द प्रिवेलिंग प्राइस, राइट। तो उसको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो कमोडिटी में खरीदना चाहता है उसकी प्राइस कम होगी, तो मैं क्या करूंगा, आज खरीदूंगा बट जितना नेसेसिटी उतना ही खरीदूंगा, जब प्राइसेस कम होगी मैं जाके ज्यादा बल्क में खरीदूंगा, तो मैं आज कम खरीदूंगा, आज के प्राइस पे मैं कम खरीदूंगा बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसकी प्राइसेस फ्यूचर में और कम हो सकती है। या उल्टा, सिमिलरली इफ ही एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू राइज इन द फ्यूचर ही विल बाय मोर एट द प्रेजेंट एंड एट द प्रिवेलिंग प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइस बढ़ सकती है, राइट, ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकती है, तो मैं आज के प्राइस में ज्यादा ऑयल खरीद के रखूंगा, यस और नो। दिवाली अप्रोच है या गणपति सीजन अप्रोच है, तो मैं क्या करूंगा, अरे ऑयल के प्राइसेस तब बढ़ते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आज प्राइस कम है, आज 2-4 लीटर ज्यादा खरीद के रखो, काम में आएगा, यस और नो। बट आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऑयल की प्राइसेस कम हो सकती है, तो आज 1 लीटर की जरूरत है उतना ही खरीदो। नॉर्मली हम जाते तो 3-4 लीटर खरीदते, आज 1 लीटर खरीदो, जब प्राइसेस कम होंगी तो हम 5-6 लीटर खरीद के रखेंगे, राइट। तो
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आज के डिमांड पर असर डाल रहा है। अगर हम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले दिनों में प्राइस बढ़ेगी तो आज मैं क्या करूंगा, कंजम्पशन ज्यादा करूंगा या डिमांड ज्यादा करूंगा। अगर मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में प्राइसेस कम होंगी तो आज मैं क्या करूंगा, कम क्वांटिटी खरीदूंगा। Yes or no? So this is the expectation of future price. उसका असर आज के डिमांड पे पड़ेगा। Is it clear? चलते हैं on the next factor, that is advertisement. Advertisement की वजह से आप बहुत बार ऐसी चीजें खरीदते हो जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। So advertisement कंटिन्यूस टीवी पर या अगर आप सोशल मीडिया पे तो फेसबुक के किसी ना किसी की तो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो, तो कभी कभार आप क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में अट्रैक्टिव लग रहा है, लेट्स ट्राई इट। तो एडवर्टाइजमेंट का भी असर डिमांड पर पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप टेंड टू चेंज द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड लेड टू डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट्स, एग्जांपल कॉस्मेटिक्स, टूथब्रश, यस और नो। तो इनका डिमांड हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, अरे देखते हैं सस्ता मिल रहा है, लेट्स बाय इट, चेक करते हैं कैसा है, यस और नो। तो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स डिमांड, राइट। तो वही वो कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट का असर आपके प्रेफरेंसेस पे पड़ेगा एंड मे बी आप क्या करोगे, कुछ नया चीज़ खरीदने या नया चीज़ खरीद के ट्राई करने की कोशिश करोगे। तो एडवर्टाइजमेंट का भी असर डिमांड पे पड़ता है। फिर अगला है टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। टेस्ट हैबिट फैशन मतलब क्या, लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, तो ग्रैंड पेरेंट्स अगर है, लाइक ग्रैंडफादर है, तो हार्डली कोई ग्रैंडफादर आज के ज़माने में तो है कुछ ग्रैंडफादर्स, बट पुराने ज़माने में ग्रैंडफादर को अगर आप जीन्स खरीद को दोगे तो ही विल नॉट बाय जीन्स एंड वेयर इट, वो बोलेंगे धोती चाहिए मुझे, तो ही डिमांड फॉर धोती ओनली, यस और नो। तो अब आपके हैबिट के हिसाब से, फैशन के हिसाब से जाके डिमांड करोगे। अगर कोई यंग कॉलेज गोइंग है उसको बोलोगे धोती पहन के कॉलेज जाओ हर रोज, नहीं जाएगा कोई धोती पहन के, ही विल डिमांड फॉर जीन्स, यस और नो। तो वो जीन्स पहन के ही कॉलेज जाएगा, यस और नो, ही विल डिमांड टी शर्ट्स। बट जो ओल्ड एज या ओल्ड फैशन है दे विल डिमांड धोती कुर्ता, यस और नो, कुर्ता चलेगा, धोती चलेगा, यस और नो। या दिवाली है तो ट्रेंड है, तो आप भी जो यंग जनरेशन है वो भी क्या करेंगे, कुर्ता पहनेंगे, यस और नो। सो हैबिट, टेस्ट एंड फैशन का भी असर डिमांड पे पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इफ अ कंज्यूमर लाइक टू ईट चॉकलेट्स और कंज्यूम टी, ही विल डिमांड मोर ऑफ देम, यस और नो। कोई हैबिचुअल है जिनको टी, हर शाम को टी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो टी का प्राइसेस बढ़ रहा है फिर भी उससे डिमांड करेंगे, हैबिचुअल गुड्स है, राइट। Like similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demands the particular type of commodity. If a commodity goes out of fashion, then suddenly the demand for that products tend to fall. Yes or no? Like for example, mobile handset का example लेते हैं। अभी the trend is या the fashion is कि पहले क्या होते थे, कीपैड वाले मोबाइल हैंडसेट होते, अभी क्या है, अभी सारे टच स्क्रीन है, राइट। अभी आप मार्केट में कीपैड वाले मोबाइल फोन दिखोगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, यस और नो। तो मार्केट का फैशन चेंज हो गया, तो अभी कोई कीपैड वाला मोबाइल डिमांड ही नहीं करेगा, अभी सारे लोग क्या कर रहे हैं, टच स्क्रीन मोबाइल को डिमांड कर रही है, यस और नो। सो एज द ट्रेंड चेंजेस, फैशन चेंजेस, डिमांड फॉर कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस। तो अभी कोई डिमांड नहीं करेगा, अरे मुझे नहीं, मुझे कीपैड वाला मोबाइल चाहिए, नहीं है, इट इज आउट ऑफ फैशन, यस और नो। तो सब लोग क्या करेंगे, टच स्क्रीन फोन का ही डिमांड करेंगे, तो वो भी असर डालेगा आपके डिमांड पर। टेस्ट प्रेफरेंसेस, फैशन या करंट फैशन, ये सारा आपके डिमांड पर या कमोडिटी के डिमांड पर असर डालेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन। लेवल ऑफ टैक्सेशन की वजह से भी डिमांड पर असर पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम अर्निंग 10,000 पर मंथ, कितना कमा रहा हूँ, 10,000 पर मंथ, एंड द करंट टैक्स रेट इज 10%, मतलब आउट ऑफ 10,000 आई हैव टू पे 1,000 रुपीज एज इनकम टैक्स ऑन माई इनकम। सो मतलब मेरे पास 9,000 रुपये बच रहे हैं, तो उस 9,000 में से मैं क्या करूंगा, कमोडिटीज, अलग अलग डिमांड, अलग अलग कमोडिटीज का डिमांड करूंगा। बट मान लो अगले साल टैक्स रेट 10% से 20% हो गया, सो मतलब मैं जितना कमा रहा हूँ 2,000 मुझे टैक्स के लिए देना पड़ रहा है, मतलब मेरा जो सरप्लस है या जो मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ वो कम हो रहा है, तो उसका असर डिमांड पर पड़ेगा, यस और नो। तो मैं डिमांड पहले से कम करूंगा बिकॉज टैक्स रेट आर गोइंग अप, यस और नो। तो अगर टैक्सेशन बढ़ते हैं तो डिमांड कम होगा एंड टैक्स रेट कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा एक्स्ट्रा पैसा सेविंग्स होगा, तो मैं ज्यादा कमोडिटीज को डिमांड करूंगा। पहले 10% से टैक्स था, अब 5% से टैक्स है, तो पहले मैं 1,000 रुपये टैक्स देता था, अब 500 रुपये टैक्स दे रहा हूं, मतलब 500 रुपये मेरा बच रहा है देन प्रीवियस ईयर, तो आई विल डिमांड एक्स्ट्रा कमोडिटीज इन दैट 500 रुपीज, यस और नो। सो टैक्स रेट का भी असर पड़ेगा ऑन डिमांड। तो वो क्या कह रहे हैं, हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज. In result, the demand will go down, right? This in turn would result in decrease in demand of goods and services. Vice versa, when the tax rate of goods are down, तो उसकी कॉस्ट कम होगी, तो आप क्या कर सकते हो, कम दाम में उसे खरीद सकते हो, तो द डिमांड विल गो अप, यस और नो. तो सिंपल के याद रखोगे, व्हेन द टैक्स रेट आर हाई डिमांड विल बी लो, व्हेन द टैक्स रेट आर लो डिमांड विल बी हाई, राइट. तो ये था 10वां फैक्टर जो डिमांड पर असर डालेगा. अब अदर फैक्टर्स उन्होंने लिस्ट दी है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस, राइट. इफ यू आर लिविंग इन कनाडा, कनाडा में वहां पर बहुत कम धूप होती है, तो
व्हाट यू विल डिमांड, यू विल डिमांड क्लोथ्स, या जो स्वेटर्स है या जो विंटर वेयर्स है उसको आप डिमांड करोगे, ये सॉर नो। या इफ़ यू आर लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर तो आप विंटर क्लोथ्स को ज़्यादा डिमांड करोगे, ये सॉर नो। आप आपके फूड प्रेफरेंस भी उस क्लाइमेट के हिसाब से दैट यू विल ईट हॉट, ये सॉर नो। बट इफ़ यू आर लिविंग इन कोस्टल एरिया तो वहाँ पर आप विंटर कपड़े पहन ही नहीं सकते हो, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, समर वेयर्स का डिमांड करोगे। आप आपका फूड प्रेफरेंस भी उसके हिसाब से चेंज करोगे, ये सॉर नो। आप फूड भी उसके हिसाब से डिमांड करोगे। वहाँ पर डिमांड फॉर वाटर विल बी हाई, ये सॉर नो। वहाँ पर गीजर का डिमांड नहीं होगा, कोई गर्म पानी से वहाँ नहीं नहाएगा, ये सॉर नो। कोस्टल एरिया है तो गर्मी है, क्लाइमेट इज वेरी हाई, तो वहाँ पर ठंडे पानी से। तो चेंज इन क्लाइमेट की वजह से भी क्या होगा, आपका डिमांड प्रेफरेंस चेंज होगा। दूसरा, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये सॉर नो। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांस होती जाएगी तो एवरीबडी वांट्स टू बाय अ हाईटेक गैजेट जो लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, आई वांट दैट। तो अगर मैं कार खरीदने जाऊंगा तो मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मांगूंगा कि मुझे कीलेस एंट्री चाहिए, ये सॉर नो। मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से द टेस्ट प्रेफरेंस या द फैशन प्रेफरेंस विल चेंज एंड ऑटोमेटिकली उसका असर गाड़ियों पे या फिर डिमांड पर पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, इफ गवर्नमेंट पॉलिसी इज स्ट्रिक्ट कि कंट्रोल करना है मार्केट पे, तो उसका असर डिमांड पे पड़ेगा कि बाइंग पे, सेलिंग पे देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, राइट। देयर इज नो लाइजर फेयर पॉलिसी, देयर आर रिस्ट्रिक्शन, कोटा सिस्टम है, तो फिर उसका असर डिमांड पर पड़ेगा, राइट। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन का असर उस पर पड़ेगा। अभी हमने देखा था कि ट्रेडिशन, कस्टम्स के हिसाब से भी हमारा क्या चेंज होगा, प्रेफरेंस। लाइक इफ द फेस्टिवल इज अप्रोच तो हम क्या करेंगे, फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो हम ट्रेडिशनल कपड़े खरीदेंगे, ये सॉर नो। बट मुझे कॉलेज में जाना है, नई एडमिशन है, तो आप कॉलेज को जाना है, तो व्हाट विल डू, यू विल नॉट बाय ट्रेडिशनल क्लोथ्स देन। तो आप क्या करोगे, तब आप जाओगे मार्केट में, जाओगे टी शर्ट्स, जीन्स या जो मॉडर्न कपड़े हैं या जो फैशनेबल कपड़े उन्हें खरीदोगे, ये सॉर नो। सो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के हिसाब से भी डिमांड पर असर पड़ेगा। सो दिस वेयर द फैक्टर्स विच वेयर अफेक्टिंग द डिमांड। तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी, टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़े, 5 टाइप्स ऑफ डिमांड है, एंड हमने पढ़े कि डिमांड पर असर किस किस चीज़ों का पड़ेगा। अब कल हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, या अगले लेक्चर में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, जो कि इंपॉर्टेंट था, उसमें सम एक्सेप्शंस थे, उसके सर्टन रूल्स थे, उसके सम क्रिटिक्स थे या क्रिटिसिज्म्स थे, तो वो सारी चीज़ें हमें इस लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़नी है। अगेन इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक लॉ, लॉ ऑफ डिमांड, राइट। तो ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम इतना ही रख रहे हैं, यहीं पर खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। चलो, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।